आज हम आपको एक नई खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट से अवगत कराएंगे जो काफ़ी लोग जानते भी होंगे जिसके बारे में, और जो नहीं जानते हो उनके लिए आज का शो बहुत ही खास होने वाला है। वेंसडे है तो आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर पंडित अनिल चौधरी जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो। धन्यवाद जी। हम आज पखावज की बात करेंगे और ये मौका है, पहली बार हमारे डीडी मॉर्निंग शो पे पखावज आया है, तो सबसे पहले हमें इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बताइए। पखावज जिसका संस्कृत नाम मृदंग है। पखावज फारसी शब्द है, बाद में इसका नाम पखावज आया, लेकिन शास्त्रों में जो उद्धृत है वो मृदंग नाम से है। शुरू में जो शास्त्रों में जो आता है, डिस्क्रिप्शन जो आता है इंस्ट्रूमेंट्स का, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का, वो वीणा, बांसुरी, डमरू जो अब लुप्त ही है, और पखावज मृदंग। तो ये आदि साज है, कहा जाता है साजनपति मृदंग। और इसी इंस्ट्रूमेंट से, पखावज यानी मृदंग से ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जितने रिदम इंस्ट्रूमेंट है, तबला हो, ढोलक हो, जो इसी से निकला है। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का रिदमिक एस्पेक्ट जो है वो यहीं से शुरू होता है। तो आप दरभंगा स्कूल से बिलोंग करते हैं और पखावज की जो शिक्षा आपको मिली है उसके बारे में कुछ हमें बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं दरभंगा घराने से बिलोंग करता हूँ। ये पौराणिक, बहुत प्राचीन घराना है। मैंने पखावज की शिक्षा अपने नाना स्वर्गीय पंडित यमुना प्रसाद चौधरी से, जो प्रकांड विद्वान थे पखावज के, अयोध्या कौदो सिंह घराना से बिलोंग करते थे वो, उनसे मुझे शिक्षा प्राप्त हुई, जो बचपन से शुरू हुई। इसके बाद उनके स्वर्गवास के बाद मैंने पंडित राम आशीष पाठक, स्वर्गीय पंडित राम आशीष पाठक दरभंगा घराने के बहुत प्रसिद्ध और बहुत विद्वान पखावज वादक हुए हैं, जगत प्रसिद्ध हैं, उनसे मैंने शिक्षा ली। तो मैंने 2 गुरुओं से ली। वैसे तो गाइडेंस मैंने बहुत लोगों से लिया, जितने विद्वान पखावज के हुए, उन सारे, चंद्र कुमार मलिक हों या विनोद पाठक जी तबला में हैं, उनसे गाइडेंस मैंने सबसे लिया है। लेकिन मेरे गुरु, प्रथम गुरु पंडित यमुना प्रसाद चौधरी और द्वितीय गुरु पंडित राम आशीष पाठक। डॉक्टर साहब, आपका 40 वर्षों का, 40 वर्ष से आप सीख भी रहे हैं, साथ में प्ले भी कर रहे हैं, काफ़ी जगह पे आपने परफॉर्म भी किया है। कुछ ऐसी खास मेमोरी हो कहीं की आपकी जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? एक मेमोरी मैं बताता हूँ, क्योंकि ध्रुपद धमार और पखावज या वीणा को बहुत सीरियस म्यूजिक लिया जाता है कि ये सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ समझने वालों के लिए है। तो इसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि एक बार स्पीक मैके का प्रोग्राम था भोपाल में, तो पहले की बात है, यूनिवर्सिटी में था, ओवरनाइट प्रोग्राम था। तो उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, गंगूबाई हंगल हुई, किशन महाराज जी थे, बिरजू, सब लोग थे। और मैं पखावज संगत करने के लिए स्वर्गीय पंडित अभय नारायण मल्लिक जी के साथ गया था। तो हम लोग करीब सुबह में 3-4 बजे की सुबह प्रातः बेला में हम लोगों का चांस आया स्टेज पे जाने का, और वो प्रोग्राम शुरू हुआ। बड़े बड़े कलाकार गा बजा चुके थे। अब ध्रुपद एक सीरियस म्यूजिक है, इसलिए मैंने सोचा कि अब इतनी सुबह सुबह कौन सुनेगा, कोई कितनी ऑडियंस रहेगी। और यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी के बच्चे भरे हुए थे, और प्रोग्राम शुरू हुआ। और दरभंगा घराने की जो गायकी है, जो ओजपूर्ण गायकी है, जो उन्होंने गाया, और प्रोग्राम बहुत सुंदर हुआ। और इतनी तालियां यंग जनरेशन की तरफ से, इतनी तालियां और इतना एप्रिसिएशन मिला। बाद में वो कराया गया कि सबसे प्रोग्राम, जो जितने प्रोग्राम हुए उसमें सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट जो है सुधी सबसे ज़्यादा किसकी हुई, और वो ध्रुपद धमार और पखावज की हुई। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है,
मैं मानता भी नहीं हूँ कि ध्रुपद धमार की जो गायकी है और गाना बजाना जो है या वीन की गायकी जो है जो बजाना है वो बोझिल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। पंडित जी, ये पखावज एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं परकशन। इसमें रिदम है, बीट है। ये तबले वादन से क्या फ़र्क है पखावज और तबला में? और एक बार बजा के अगर हमें दिखाएं हमारे दर्शकों को, तो उन्हें समझ भी आएगा कि तबला और पखावज में फ़र्क क्या है। मैंने पहले ही कहा कि तबला इसी से निकला हुआ इंस्ट्रूमेंट है, पखावज से ही। इसको अगर दो भाग में काट दिया जाए और उसी तरह से इसका जो ये बना उसी तरह से बना। बेसिकली पखावज जो है वो हथेली से बजता है, दाहिना जो उसका बेन जो है, और तबला उंगली का बाज है। तबला उंगली का बाज। तबला में बायां जो होता है उसमें खरन होता है, उसमें स्याही होती है, जिससे उसका जो बेस जो उसका होता है वो होता है। पखावज में बाएं साइड में आटा लगता है जी। गुंधा हुआ आटा, इसको हम लोग लगाते हैं जी। जिससे इसकी आवाज़ गंभीर हो और संभवतः ओम की प्रतिध्वनि हो जी। इससे। तो बेसिक अच्छा बोल परन जो है करीब करीब सेम ही है। इसमें परन कहा जाता है, उसमें बोल, उसमें छोटे बोल और दूसरे तरह का, क्योंकि वो अंगुली से बजता है इसलिए उसका जो उसकी जो उसका साहित्य जो है उसी हिसाब से बनाया गया है। और ये हथेली से बजता है, अंगुली का भी काम है, हथेली से बजता है, तो इसका साहित्य थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यही अंतर है। सर बजा के दिखा दीजिए। मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा। तो सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सभी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स इंडियन क्लासिकल की, वो पखावज से ही निकली हैं। सारा हाँ। निसंदेही ज़्यादा गंभीर है और जी बेस भी काफ़ी जी, अलग है। ये गंभीर साज है। जी, जी। गंभीर साज क्योंकि वीन का संगत में और एकल में दोनों में है इसका है स्थान। एकल में सोलो में इसका स्थान है ही, और संगत में चूंकि वीन बहुत गंभीर साज है, उसकी आवाज़ बहुत गंभीर है, तो इसकी गंभीरता उसकी गंभीरता से मिलता जुलता ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो इसका संगत कर। तो इसलिए इसका ये अच्छा ध्रुपद जो है जो गाया जाता है वो नाद जिसको अंदर से बहुत गंभीर स्वर में ध्रुपद गाया जाता है, तो उससे भी मिलता जुलता इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं रहे तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए इसका संगत जो है चूँकि ये गंभीर साज है तो जी। इसका बीट कैरी फॉरवर्ड भी करता है, क्योंकि एक ही इंस्ट्रूमेंट है, तबला दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या दो हिस्सों में है, तो यहाँ पे जब आप एक हाथ से बजाते हैं तो आवाज़ दूसरी तरफ भी जाता है।
ये हमारी ऑब्जर्वेशन। रेजोनेंस तो है ही, इसके अंदर जो है ये होल है, अंदर में होल है, जी। तो रेजोनेंस तो है ही। इसका तबला तो अलग अलग है ना जी। तो, और इसमें एक ही है। रेजोनेंस की बात जो आप कर रहे हैं। जी जी जी। अब पखावज जैसे आपने बोला कि थोड़ा सा कठिन साज है, कठिन के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्कूल्स भी नहीं है आजकल, तभी बहुत ज़्यादा बच्चे सीख भी नहीं रहे हैं इसको। तो अगर किसी को पखावज की शिक्षा लेनी हो तो कहाँ से शुरुआत की जा सकती है? पखावज मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हाँ, आपका कहना ठीक है कि थोड़ा गंभीर साज है, थोड़ा कठिन साज है, थोड़ा ताकत का साज है। लेकिन आजकल मैं जो देख रहा हूँ ट्रेंड, जो मैंने देखा है इन 10 सालों में, काफ़ी बच्चे सीख रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दूसरी बात कि पहले पखावज वादक होते थे, वादिकाएं नहीं होती थी, जी। क्योंकि थोड़ा सा उस तरह का साज है ये। लेकिन अभी माँ सरस्वती की कृपा ऐसी है कि काफ़ी अच्छी वादिकाएं, पखावज वादिकाएं हिंदुस्तान में बहुत अच्छा बजा रही हैं। जी। तो ये भ्रम जो था कि पखावज लड़कियां नहीं सीख सकती हैं और नहीं बजा सकती, वो भ्रम अब खत्म हुआ। जी। तो और इसको सीखने के लिए बहुत सारे स्कूल्स हैं और बहुत सारे उस्ताद हैं, बहुत सारे गुरु हैं, जो जैसे हम लोग चाहते हैं कि ये ऐसी परंपरा है कि प्राचीन परंपरा है, गौण होती हुई परंपरा थी ये। इसका स्टॉक्स जो है, क्योंकि लोग ज़्यादा इसमें नहीं आ पाए, तो जिस उस्ताद के पास पूरा का पूरा स्टॉक था, वो स्टॉक खत्म हो गया। जी। वो भंडार खत्म हो गया। कुछ भंडार जो बचे हुए हैं गुरुओं के पास, हम लोग चाहते हैं कि इसका जो है ज़्यादा से लोग इसको जाने, ज़्यादा लोग बजाएं, इस पर अन्वेषण करें, इसको आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ होती है, हम कोई भी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट अगर पिक करते हैं तो हमारे करियर को लेके थोड़ा द्वंद्व हो जाता है। जैसे आप डॉक्टर भी हैं, साथ ही साथ पंडित भी हैं, तो दोनों चीज़ें अगर काफ़ी लोग छोड़ देते हैं कि कुछ समय रियाज किया, स्कूल तक कर लिया, मगर कॉलेज में या हायर स्टडीज़ के टाइम पे आके छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो किस तरह से वो दोनों चीज़ें साथ लेके चला जा सकता है? मेहनत तो है, टाइम तो डिवोट करना पड़ता है, खोजना भी पड़ता है, बिना खोजे हुए तो कुछ मिलता है नहीं। तो जो जिनकी इच्छा है, जिनका इन्वॉल्वमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट से, गायन बजाने, किसी भी बिसाइड योर स्टडीज़, जो प्रोफेशनल स्टडीज, तो मेहनत तो करना पड़ता है। और मैं ये कहूँगा कि छोड़े नहीं। एक उम्र के बाद ये सपोर्ट करता है, ये आपके पर्सनैलिटी को सपोर्ट करता है, कि आपके इमोशन को सपोर्ट करता है ये, और तो उसको छोड़े नहीं। अगर प्रोफेशनली इसमें जाना है तो कमर कस के आए जी। कमर कसना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर को लेकर के हल्का सा वो है, माने उदासीनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि उदासीनता है, तो कमर कस के आए कि मुझे ये करना है तो करना है। बिल्कुल। तो आपने कमर कसने की बात की, आप तो पोएट्री भी लिखते हैं, आपने 2 किताबें लिखी हुई हैं, अपना कहा और अनहद। जी जी। तो पोएट्री के बारे में कुछ बताइए, इसके लिए आप कैसे समय निकाल रहे हैं? ये समय निकालने के, ये प्लान करके लिखना मुझे नहीं आता है। अगर आया तो मैं उसे नोट कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसा बना वो। तो ऐसा ही कॉलेज में चलता रहा मेरा। फिर हमारे एक मित्र हैं श्री लीलाधर मांडोल, जो आपके दूरदर्शन के डीजी भी रहे हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने सुना, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसको कलेक्ट कीजिए आप और इसको निकलवाइए। तो ये दोनों किताबें मेरी बेसिकली आध्यात्मिक फिलॉसफी पर बेस्ड है। तो अपने रूटीन के बारे में बताइए। आप एक आई सर्जन है आरएमएल हॉस्पिटल में, उसका भी अपना एक स्टडी है, स्ट्रेस है जी। आप पेशेंट से डील करते हैं जी। उसके साथ रियाज भी कर रहे हैं और समय निकाल के पोएट्री, फैमिली के भी कमिटमेंट्स रहते हैं। आपकी बेटी भी, शी इज आल्सो डॉक्टर आई बिलीव। जी, हमारी वाइफ भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर किरण चौधरी, वो भी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की हेड थी, और मेरी बेटी कैंसर रिसर्च में है। तो इन दोनों ने भी वोकल किया हुआ है, ग्रेजुएशन इन लोगों ने भी वोकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में किया हुआ है। थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। जी जी जी। पूरे आसपास लोग सभी वैसे होते हैं। और मेरी फैमिली का बैकग्राउंड है कि सब लोग स्टडीज़ में, पढ़ने लिखने में अच्छे नौकरियों में थे, लेकिन बेस एक जो था वो म्यूजिक था हमारे यहाँ।
और मैं एक आध चीज़ आपको कहना चाहूँगा, शायद आप हमको पूछेंगी नहीं, मुझे याद आ रहा है कि पहली दफ़े जो मैं दूरदर्शन पे आया था जी, जी। 1984 में, जी जी इसी मॉर्निंग शो में, ये पहले किसी और नाम से हुआ करता था। सरबत संजर उस समय में प्रोड्यूसर थी और हमारे दोस्त थे वन ऑफ द पिलर ऑफ दूरदर्शन, स्वर्गीय दत्त साहब, शरद दत्त साहब। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इसी मॉर्निंग शो में, जब मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में रेजिडेंसी करने आया था। उस समय में हमको इनवाइट किया गया था कि आप मॉर्निंग शो में आइए, और उस दिन के बाद में आज आपके साथ जी, मॉर्निंग जी। शो में बैठा तो हूँ। काफी ट्रांजिशन भी हुआ होगा 84 से लेके अभी 2023 आ गया बहुत है। बहुत बहुत दूरदर्शन में बहुत हुआ है। और मोटिवेटिंग भी है। हाँ, उस समय में दूरदर्शन का रेडियो का स्थान बहुत ऊपर था, बहुत ऊपर था। जी जी जी। अब पता नहीं, वो तो जग जाहिर है। एक और प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे ये इंस्ट्रूमेंट आपने ध्रुपद की बात करी, ध्रुपद आप में ही थोड़ा सा कठिन है, और आपने स्पिरिचुअलिटी से इसको कैसे कनेक्ट किया है? कहीं आपने जो किताब है अनहद, दिस ऑल्सो टेक्स यू टू स्पिरिचुअलिटी, इंटरनल वॉइस, तो इसके थ्रू हम स्पिरिचुअल एंगल अगर देखा जाए तो वो भी हम सीख कर सकते हैं? स्पिरिचुअल है ही। जी श्रृंगार, ध्रुपद, धमार, पखावज। मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा जो जानता हूँ उसके बारे में बताना चाहूँगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत वो सामवेद से निकला जी। है। जो 4 वेद हैं उसमें सामवेद से ही निकला है। तो ध्रुपद धमार की जो गायकी शुरू हुई, उसमें सामवेद के ऋचाओं को और श्लोकों को गाया जाता था, जी जो बेसिकली मंदिरों में या आध्यात्मिक स्थानों पर हुआ करता था। एकदम जुड़ा हुआ है सामवेद से और ऋचाओं से और श्लोकों से और अध्यात्म से। स्वामी हरिदास के समय में थोड़ा सा ट्रांजिशन आया कि वो संस्कृत को लेकर के आम भाषा में उसका ट्रांसलेशन उन्होंने किया, और अवधि में ब्रजभाषा में इन चीज़ों में ध्रुपद धमार का जो लिरिक्स है, जो उसका साहित्य है, वो गाया बजाना जाने लगा। तो बेसिकली अच्छा, जितनी चीज़ें इसका जो कंपोजिशन आप देखेंगे, जितने कंपोजिशन है, चाहे गायकी का हो चाहे वादन का हो, सब स्पिरिचुअल है, सब ईश्वर के नाम पर है। जी सब, जैसे गायकी की बात मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसका लिरिक्स जो है सारा स्पिरिचुअल है, सारा ईश्वर के ऊपर है। जैसे धमार, अगर ध्रुपद और धमार, तो धमार जो है उसमें सिर्फ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, जी। राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जी, है, होली का वर्णन है, वृंदावन के होली का वर्णन है। पखावज में जो होता है वो दो चार पार्ट में बटा हुआ है इसका साहित्य। एक इसका पार्ट होता है कवित्व, जो ईश्वर के नाम पर, जो जैसे मैं कहना चाहूँगा कि उसके एक कवित्व होता है जो ईश्वर को पखावज के द्वारा प्रार्थना, जैसे धारा कृत धारा धर शिव शिव हारा 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 न हारा न सक नत कृत कत कत कृत कृत कृतंग गंग गंग धार जन्न जयत जय निरंकार संग शैल बाल बम 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 भुभ भुबाल गले मुन्न बाल धीनांग धरेक धरेक दिदिनांग जग जग ज्वाल बाल सत चन 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 धद 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 दिगना पट पिनाक कर डिम 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 डमरुनाद नाद घननद झंकार झन्न जननन झन्न जनन कृत धद तरन कृत तरन तग तग ता कदा ता कदा ता कदा तग ता ता कदा ता कदा ता कदा ता कदा ता कदा ता कदा ता कदा। तो ये कवित्व हुआ, परण इसका अलग है, बोल इसका अलग है, ठेका इसका अलग है। तो साहित्य के जो इसका साहित्य जो है कई भागों में बटा हुआ है, और सब मिला जुला करके जब होता है वो सोलो परफॉर्मेंस होता है। जी तो ये हुआ। तो आपने जैसा पूछा कि अध्यात्म, सिर्फ अध्यात्म ही है ये, जी जी सिर्फ अध्यात्म खुद है। से जुड़ने का एक माध्यम है। हम नाद योग की बात करते हैं, दैट अल्टीमेटली कि कोई भी जो क्लासिकल, चाहे वो शास्त्रीय संगीत है या नृत्य है, वो एसेंशियली स्पिरिचुअल ही है। इट्स अ जर्नी जिसमें हम खुद को जानते हैं, खुद को समर्पित करते हैं। और बाद में ऐसा हुआ कि जब मंदिरों से उठ के संगीत, शास्त्रीय संगीत जब दरबार में आ गया, जब दरबारों में आया, खास करके मुगल समाज या उस दरबारों में जो है, तब श्रृंगारिकता का थोड़ा सा समावेश इसमें हुआ। जी क्योंकि दरबार में हो रहा है तो मंदिर तो वो है नहीं, तो विलासिता जहां पर थी उसमें थोड़ी सी श्रृंगारिकता भी आई, श्रृंगार रस भी आया। श्रृंगार रस भी आया। तो तब ख्याल का सृजन हुआ, ख्याल गायकी शुरू हुई, फिर ठुमरी आया, फिर गजल आया। तो ध्रुपद धमार से लेकर के और गजल तक, कवाली तक,
वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ये ट्री है। जी जी जी। तो अभी आपने पेट्रोनेज की बात की है, अभी यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई स्कूल है जहाँ पे बच्चे जाके ये सीख सकते हैं पखावज का जो इंस्ट्रूमेंट है, ताकि इसका ट्रेडिशन जो है कंटिन्यू होता रहे? देखिए, पखावज इंडिविजुअली लोग सीख रहे हैं, इंडिविजुअल सीख रहे हैं। यही एक विडंबना है हमारे यहाँ। मैं अपने दूरदर्शन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इतने सारे यूनिवर्सिटीज़, इतने सारे सब कुछ हो रहा है, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के नाम पर एक खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है वहाँ छत्तीसगढ़ में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो सिर्फ डेडिकेटेड हो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जी के, जी जिसमें बच्चे आकर, जैसे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जैसे बच्चे आते हैं उस तरह से आकर के सिर्फ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, डेडिकेटेड टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ये हो, ये गुजारिश है। लेकिन ध्यान लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में म्यूजिक फैकल्टी है, वहाँ पर पखावज सिखाया जाता है। So I think we can take a cue from that, Veronica. University dedicated just to art and culture, specific Bilkul. to Indian classical music. Indian classical music. Dr. Pandit Anil Chaudhary, thank you so much for being with us on the morning show and giving us this wonderful demonstration of the Pakhavaj. Thank you so much for being with us. धन्यवाद, धन्यवाद।